और देश के अंदर मुसलमान खासकर ये चाहता है कि आज़ादी के बाद अब तक कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। कम से कम 2024 में इसकी शुरुआत हो देनी चाहिए। देश में एक बार शासन दलित प्रधानमंत्री का होना चाहिए और आगे से एक सरकार बदलने के बाद दूसरी सरकार में जब जब दलित को बैठने का मौका मिलेगा, मुझे यकीन है संविधान भी बाकी रहेगा, इंसाफ भी बाकी रहेगा और जनतंत्र भी बाकी रहेगा और जो तानाशाही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन देश की कुर्सी पर कोई दलित बैठेगा। और 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग इस मिशन पर निकले हैं। उत्तर प्रदेश और देश का दलित और मुस्लिम चाहता है कि इस बार बहन जी को अगर आगे कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी हवा में उड़ जाएंगे, बल्कि राजनीति से विलुप्त हो जाएंगे। हिंदू मजबूत हैं, मुस्लिम टूटी टाइट कर दिए है। नहीं, ना हिंदू पहले कभी कमज़ोर थे, ना हिंदू आज कमज़ोर है, ना मुसलमान की कोई चूड़ी कमज़ोर कर सकता है जब तक देश में संविधान बाकी है। आज नोएडा के अंदर, लखनऊ के अंदर दलित समाज के, बहुजन समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोग अगर अपनी मिशनरी मिशन को ढूंढना चाहते हैं तो इन पार्कों में आके ढूंढते हैं और महसूस करते हैं। और ये बहन जी ने दलित आस्था का प्रतीक इन पार्कों को बनाकर समाज को जो भेंट दिया है, ये सदियों सदियों रहेगा, हज़ारों साल चलेगा। लेकिन जो दलितों और मुस्लिमों की स्थिति हो गई है देश में और प्रदेश में, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? सत्ता में आप जो है पीछे होते जा रहे हैं। स्पेशली ये साहब काशीराम जी का एक नारा था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इस नारे के अंदर समाधान है आज के हालात का। अगर दलित और मुस्लिम एक दूसरे को भाई मान लें और पिछड़े को भी वो गले लगा लें और जो दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के लोग हैं अगले समाज में भी वो भी हमारे साथ आ जाएं, तो ये जुल्म और ज़ाती का जो शासन है, जो संविधान को मिटाकर, जनतंत्र को मिटाकर, जनता के हाथों से जनता के अधिकारों को लेकर जो सरकारें चल रही हैं, वो सरकारों का अंत हो सकता है। उसकी पहली शर्त यह है कि वो साहब काशीराम जी के नारे पर विचार करें, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अच्छा सर, ये बताइए, आपसे स्पेशली सवाल है कि मुस्लिम ज़्यादा सुरक्षित वो बीजेपी में रहा है या कांग्रेस में रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान 2007 से 12 की सरकार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहा। एक भी दंगा नहीं हुआ। बहन जी को दंगों की सरकार खत्म करके फ़ायदा मिलता है। दंगों पर राजनीति करने वालों को, केंद्र की बात करें, केंद्र की, देखिए 70 साल राज किया कांग्रेस ने। केंद्र में सिर्फ ठगने का काम हुआ, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। ये दोनों पीछे से आपस में एक विचारधारा के लोग हैं, आपस में हाथ मिला के काम करते हैं। न दंगे कांग्रेस की सरकार में रुकते थे, न दंगे भाजपा की सरकार में रुकते हैं। हाँ, उनके पास एक मीडिया है जो एक प्रोपगंडा बनाकर उनकी इमेज बनाती है कि वो सरकार चला रहे हैं। वो सरकार नहीं चला रहा है, वो लोग तो जुल्म और ज़ाती के और अत्याचार के दम पर एक तानाशाह शासन चला रहे हैं। अयाज जी, आज बाबा साहब की महापरिनिर्वाण दिवस है। आज क्या बाबा साहब का जो सपना था कि बहुजन राजनीति में कामयाब होंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, क्या लग रहा है वो अल्पसंख्यक हैं या बहुजन है, वो पूरा हो रहा सपना उनका? देखिए, सबसे पहले आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, और उनके आदर्शों को अपनाते हुए हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का अपना कोई काम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का काम सिर्फ इतना है कि वो बाबा साहब और साहब काशीराम के मिशन को आगे लेकर चले। और बाबा साहब का जो सपना था कि देश और प्रदेश पर जो है वो बहुजनों का राज हो, उस सपने को साकार करने के लिए जितना संघर्ष काशीराम साहब के बाद किसी ने किया तो वो बहन जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन चलाकर बहन जी ने साबित किया कि बहुजनों के, दलितों की, जो दलित और बहुजन जो है देश के अंदर सबसे बेहतर सरकार चला सकते हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर 2007 से लेकर 12 तक जो बहन जी ने सरकार चलाई, जो विकास कार्य किए, तो उसकी सराहना होती है। देखिए, पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की देन थी। जिस पार्क के अंदर आप खड़े हैं, दलित प्रेरणा स्थल, जो चलती फिरती दलितों के लिए एक लाइब्रेरी है। यहाँ आने के बाद दलितों को ये सीखने को मिलता है कि हमारे महापुरुष कौन थे, उनका संघर्ष क्या था। आखिर इन पार्कों का मतलब सिर्फ पार्क नहीं है। आज जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो लोग यहाँ आए हैं, उनको यहाँ, इससे आने से पहले गाँवों के, देहातों के जो छोटे छोटे पार्क होते थे, उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं था कि वो जहाँ कर पूरे प्रदेश या पूरे देश के लोग इकट्ठे हो सकें। लेकिन लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा दलित, वो मुस्लिमों पे जो है दंगे हुए। मलियाना हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे अलीगढ़ हो, रामपुर हो, ये तो बिल्कुल सही कहते हैं लोग। जो लोग ये कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? कांग्रेस ने किया। जिस पार्टी ने देश पर सबसे ज़्यादा शासन किया, दंगे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? फोर्सेस लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो लोग शासन में बैठे हैं, उन्हीं लोगों का तो काम है कानून व्यवस्था बनाना, उन्हीं लोगों का तो काम है दंगे रोकना। तो अगर वो लोग, उनके होते हुए भी दंगे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से दंगे, फसाद और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देश की आज़ादी के बाद से ही छूट दी गई थी, ताकि एक विचारधारा को मजबूत किया जा सके और उस विचारधारा को मजबूत करके हमेशा के लिए देश पर कब्जा करा दिया जाए। आज बहुजनों की विचारधारा के बात में बात नहीं होती।
आज दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात नहीं होती। आज कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उस पर जो है जितनी सख्ती से एक्शन लेना चाहिए वो नहीं होते। कानून में तो सभी को बराबर का अधिकार है। कानून तो मुसलमानों की नहीं भी इतना ही अधिकार देता है संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, जितना संविधान दूसरों नागरिकों को अधिकार देता है। लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के शासन पे लोकतंत्र में ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकारों की नीयत जो है वो पक्षपात करने की है। लेकिन बीजेपी तो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है सर। देखिए, काट क्या है सर आपके पास में? भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो हिंदुओं की भी राजनीति नहीं है। हिंदुत्व और हिंदुओं में फ़र्क है। हिंदुओं ने हमेशा मुसलमानों को गले लगाया है, कमज़ोर वर्गों को गले लगाया है और मिलकर चलने पर उन लोगों का भी विश्वास रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब कोई मिलकर चलेगा, देश में भाईचारा होगा, आपसी प्रेम होगा, देश की एकता बढ़ेगी, देश की ताकत बढ़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में एका रहे। देश के नागरिकों में एका नहीं होगा तो देश बिखरेगा। तो देश को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र रचती है। अरे सर, तो गाय बच रही है, गंगा बच रही है और जो है सब बैल वैल बच रहे हैं, सब शांति चल रहा है। पहले गरीब जो है वो महंगाई से बचे, नौजवान जो है वो बेरोजगारी से बचे। दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री, और 2028 तक मिलेगा सर। देखिए, वो खुद कहते थे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते थे आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो फ्री का राशन लेने, आत्मनिर्भर लोग कभी फ्री का राशन लेंगे? दंगा मुक्त भारत हो गया सर। उत्तर प्रदेश में गली गली जब जितने दंगे इस सरकार के अंदर हैं, मीडिया के अंदर नहीं दिखाए जाते, लेकिन आप थानों का रिकॉर्ड टंगा लेंगे तो आज नफरत और दंगों के अलावा बचा ही क्या है देश के अंदर? जगह जगह लिंचिंगें होती हैं, जगह जगह जो है वो आपसी टकराव होते हैं और फिर उनको तानाशाही से कुचला जाता है। जिस वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी होती है उसी वर्ग के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। अब सर, मंदिर की काट क्या है? उस पर तो बड़ा मोटा मौत मिलेगा इनको। देखो, हिंदी बेल्ट थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ बाबा बालकनाथ ने अभी एक्शन करना शुरू कर दिया है। मीट की दुकान नहीं खुलेगी और जो वो टेरर दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ी बेल्ट है वोटर हर चुनाव में नई सोच के साथ और नए मुद्दों के साथ वोट करता है। जब ये चुनाव निमटा है और अगला चुनाव में 6 महीने का फ़र्क, 5 महीने का फ़र्क है। 5 महीने में बहुत सारे मुद्दे होंगे और केंद्र की सरकार बदलने के लिए मुद्दा मंदिर है सर। नहीं, बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, बड़ा मुद्दा महंगाई है। सर, ये होता ना तो फिर ये स्टेट में क्यों नहीं चले ये मुद्दे? देखिए, इतना निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, कन्हैया कुमार की जो हत्या है और गुड़गांव के अंदर जो मस्जिद में घुसकर एक इमाम की हत्या है, दोनों हत्याओं में फ़र्क नहीं है। किसी मस्जिद के अंदर घुस के आप एक इमाम की हत्या करें या किसी दुकान के अंदर जाके कन्हैया कुमार की हत्या करें, मैं दोनों घटनाओं की निंदा भी करता हूं और मेरा समाज, जो मुस्लिम समाज है ख़ास करके, वो भी इन दोनों घटनाओं के बराबर की निंदा करता है और दोनों के लिए बराबर के इंसाफ की मांग करता है। कन्हैया कुमार हो या मस्जिद में होने वाली इमाम की हत्या हो या नासिर जुनैद के साथ हुई नाइंसाफ़ी हो, जो उनके परिजन आज तक इंसाफ नहीं मानते हैं, जो मॉब लिंचिंग में मारे गए थे जलाकर, उन सब के साथ हुई भी नाइंसाफ़ी के लिए हम बराबर का इंसाफ मांगते हैं और सरकार से सवाल करते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं, जितनी जिम्मेदार वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी, इतनी ही जिम्मेदार वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए मुस्लिमों का सबसे बड़ा हाथ है। यदि कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो बीजेपी अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी भी मुस्लिम चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा रहे, देश में केंद्र में जिंदा रहे। वो देखो, मुस्लिमों ने हमेशा जो है भाईचारे को और एकता को और जो लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले लोग थे उनको हमेशा आगे रखा। कुछ लोगों को ये मुगालता था मुसलमानों को कि शायद जो कांग्रेस सरकार है वो संविधान और जनतंत्र की बात करती है, लेकिन वो भी एक वर्ग की बात करती थी पिछले टाइम में। अगर उसमें अपना कोई सुधार है और वो जनतंत्र और संविधान के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है तो कोई भी उसका विरोधी नहीं है। अगर वो पिछले कारनामों के आधार पे जो जनतंत्र और संविधान का विरोध उन्होंने किया है, जो उन्होंने उल्लंघन किया है समानता का, सुशासन का, तो अगर उसी तरीके से वो सरकार चाहेंगे तो कांग्रेस के साथ कोई मुसलमान आना पसंद नहीं करेगा।